नमस्कार। मैं विवेक कविश्वर। दरअसल आज मेरा काम था सिर्फ प्रश्नों के उत्तर देना, और आदरणीय गोविंद दादा का काम था मुझसे प्रश्न पूछना। लेकिन शायद उनके नेट में कुछ समस्या आ गई है, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। खैर, शो मस्ट गो ऑन। मैं आपके सामने हूं और अंदाजा लगा के उन सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा जो आपके मन में मेरे प्रति आ रहे होंगे। सबसे पहले प्रतिभा काव्य मंजूषा का मैं आभार व्यक्त करता हूं। संस्थापिका आदरणीय प्रतिभा कुमारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस पटल से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत अभिवादन। आदरणीय डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल्य जी अभी जुड़े नहीं हैं, लेकिन उनको भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। मैं मूलतः महाराष्ट्र से हूं और एक लंबे अरसे से दिल्ली में स्थायिक हूं। रहने वाला महाराष्ट्र का, पैदा हुआ आंध्र प्रदेश में, और 90% भाग जिंदगी का दिल्ली में गुजार चुका हूं। सारी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में ही हुई। आदरणीय दादा जुड़ गए हैं। मेरा विलंब टेंशन से कम आने हुआ। के लिए क्षमा। स्वागत है दादा, आपका स्वागत है। मैंने तो गाड़ी को धक्का वाह लगाना वाह शुरू कर वाह। दिया था। अरे क्या कहने सर। अब आपके आज हाथ में बड़े लगाम। बड़े हर्ष का विषय है कि आज प्रतिभा काव्य मंजूषा पटल पर एक ऐसी शख्सियत आज हमारे सामने में विराजमान है जो अपने नाम के मोहताज नहीं। बहुत वरिष्ठ साहित्यकार, बहुत वरिष्ठ गीतकार आज हमारे सामने उपस्थित हैं। वास्तव में हिंदी साहित्य प्रसूता धरती से समय समय पर शब्द सुगंध बिखेरने वाले अनेक साहित्य सेवकों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा हिंदी को समृद्ध एवं संपन्न बनाया है। उन साहित्य सेवियों में आदरणीय विवेक कविश्वर जी का नाम गर्व से लिया जाता है। ये सत्यता है। जिन्होंने साहित्य आकाश में जगमगाते सितारों के बीच में अपना एक अलग स्थान बनाया है। इनके गहन अध्ययन, ज्ञान एवं तर्काश्रित अभिव्यंजना शैली को इंगित करती है। आइए दोस्तों, हम ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं आपको। आदरणीय विवेक कविश्वर जी हमारे सामने बैठे हैं। सर, आपका सब प्रतिभा काव्य मंजूषा पटल पर हार्दिक वंदन, अभिनंदन और चंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शांडिल्य जी। मुझे सबसे अधिक गर्व इस बात का महसूस हो रहा है, अनुभव हो रहा है कि आज मैं आपके सामने बैठा हूं, और आप अगर मेरा साक्षात्कार कर रहे हैं, इससे बड़ी सर्टिफिकेट मुझे और कोई नहीं चाहिए। धन्यवाद। अरे बहुत बहुत आभार आदरणीय। हमारे दर्शकों को आप अपने विषय में संक्षेप में कुछ बताने की कृपा करें। मैं, बड़ी अजीब सी स्थिति है, विरोधाभास है। महाराष्ट्र का रहने वाला, आंध्र प्रदेश में पैदा हुआ, दिल्ली में बड़ा हुआ, और जिंदगी का एक बहुत बड़ा भाग, या बल्कि मैं कहूंगा 90% जिंदगी मैंने अपनी दिल्ली में ही गुजारी। जी। लगभग 50 वर्ष से लिख रहा हूं। कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, साझा संकलनों में आ चुका हूं, संपादन कर चुका हूं, और इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में रंगमंच से जुड़ा हुआ हूं पिछले 42 वर्ष से। क्या बहुत कहने, नाटक कर क्या चुका हूं, कहने। वाह 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 वाह। और अभी तक जुड़ा हुआ हूं। ये सर मुझको आज पहली बार पता चला कि आप रंगकर्मी भी हैं। बहुत जी, अच्छे रंगकर्मी हैं। और एक बड़ी खुशी हुई सुन करके। मैं तो केवल साहित्यकार ही समझता था। वो मेरा क्या छुपा हुआ कहने। रूप है। अरे वाह 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 वाह। अच्छा सर, एक बात बताइए कि हिंदी काव्य के प्रति
एकदम से समर्पण की भावना कैसे आ गई? आप तो कुशल रंगकर्मी भी थे। जब मैं कॉलेज में था, हिंदी मैंने कभी भी अपने मुख्य विषय के रूप में नहीं पढ़ी। जी। जब मैं कॉलेज में था तो हमारा एक सब्सिडियरी सब्जेक्ट हुआ करता था हिंदी, सेकंड ईयर में। जी। उसमें जयशंकर प्रसाद का एक नाटक था, ध्रुव स्वामिनी। जी। वो जब मैंने पढ़ा तो उसकी भाषा, उसके शब्दालंकार, उसका शब्द विन्यास इतना अद्भुत था कि मेरी रुचि हिंदी की तरफ काफी हुई। जी। फिर मैंने कॉलेज की लाइब्रेरी में, जिसका मेरी ग्रेजुएशन से कोई ताल्लुक नहीं था, महादेवी वर्मा को पढ़ा, मैंने निराला जी को पढ़ा, और वही मेरा आरंभ था हिंदी कविता के प्रति प्रेम पैदा होने का। और एक बहुत बड़ा मोड़ आया जब दिल्ली विश्वविद्यालय में काव्य प्रतियोगिता हुई। उसमें मैंने अपनी कविता प्रस्तुत की और उसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। अरे क्या कहने, वाह 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 वाह। इसके बाद जो जजेस थे उनमें से एक जज ने मुझे अपने पास बुलाया। छोटा था मैं, कितना होऊंगा, 17-18 साल का था। एक जज ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा बहुत छोटे हो, बहुत अच्छा लिखते हो, ऐसे ही लिखते रहना, छपो ना मिले लेखन शैली मत बदलना। त्रिपाठी जी थे वो। जी। बस वो दिन है और आज का दिन है। कलम चल रही है, मैं लिख रहा हूँ। ईश्वर की कृपा है कि कृपा नहीं हो रही। सर, कुछ लोग कहते हैं कि काव्य जगत में प्रवेश करने के लिए या हिंदी साहित्य गद्य क्षेत्र में भी अगर प्रवेश किया जाए तो एक काव्य गुरु या साहित्य गुरु की आवश्यकता होती है। तो क्या आपने भी किसी को अपना गुरु स्वीकार किया है? जी, मैंने भी बहुत लोगों से सुना, लेकिन अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो मेरे गुरु थे सब छायावाद के कवि। जयशंकर प्रसाद थे, महादेवी वर्मा थी, सुमित्रा नंदन पंत थे, निराला थे। यही मेरे गुरु थे। और उसके बाद आज तक मैं जिनको भी सुनता हूं, चाहे वो कवि दुष्यंत हो या बच्चन साहब हो, सबसे मैं सीखने की कोशिश करता हूं। लेकिन कोई एक व्यक्ति विशेष जिसको मैं गुरु मान के चला या जिसको मैंने अपनी रचनाएं दिखाई, दुर्भाग्य से ऐसा कोई नहीं था। क्या कहने सर। वैसे सर, मैंने कई लोगों से सुना कि व्यक्ति स्वयं का गुरु होता है, इसमें आप कहाँ तक सहमत हैं? अगर वो ईमानदारी से अपने काम को देखे तो निश्चित ही होता है। आदरणीय, मैं आपको अपनी एक आदत बताऊं। अगर मैंने आज कोई कविता लिखी तो मैं कभी भी उसे पोस्ट नहीं करता हूं। मैं हमेशा 2 दिन के बाद उसे फिर पढ़ता हूं और मुझे खुद ही उसमें इतनी गलतियां नजर आती हैं कि उसे फिर मुझे दुरुस्त करना पड़ता है। इस परिप्रेक्ष्य में आदमी अपना गुरु हो सकता है अगर वो ईमानदारी से खुद को देखे। वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत खूब। आपके बहुत अच्छी बातें सुन रहे हैं आदरणीय प्रमोद तिवारी जी। कह रहे हैं आप अनुभव की खान हैं। अरे, इस पटल के अध्यक्ष आदरणीय राजपाल यादव जी भी विराजमान हैं, वर्षा सिंह जी विराजमान हैं, पटल की संस्थापिका प्रतिभा कुमारी जी विराजमान हैं। सब आपकी तारीफ कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत। सर, हम चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं को एक मधुर गीत प्रस्तुत कर दीजिए, वो सुनना चाहते हैं। मैं आप तो जानते ही हैं, मूलतः श्रृंगार रस में लिखता हूं। और श्रृंगार एक ऐसा रस है जो मानव मन के इंद्रधनुषी रंगों को पहले तो स्वप्निल मदिरा पात्र में डुबो देता है, और फिर जब वो रंग उस मदिरा को आत्मसात करके और भी चटक हो जाते हैं और भी निखर उठते हैं, तब उन्हें शब्दों के रूप में बिखेर देता है। मैं श्रृंगार आधारित ही कुछ सुनाता हूं। स्वागत है सर। सद्य स्नाता रात का भीगा, मुझको झुलाता ख्वाब हो तुम। सद्य स्नाता रात का भीगा, मुझको झुलाता ख्वाब हो तुम। मैं तुम्हें छू लूं, उसी पल का ठिठका हुआ एहसास हो तुम। वाह वाह वाह। मुझको झुलाता
ख्वाब हो तुम, ग्रीष्म का संताप हो तुम, सावन बरसता घात हो तुम। हाय हाय। ग्रीष्म का संताप हो तुम, सावन बरसता घात हो तुम, पतझड़ में गिरे एक पात पर ऋतु का लिखा एक गीत हो तुम। ग्रीष्म का संताप हो तुम, सावन का बरसता घात हो तुम, पतझड़ में गिरे एक पात पर ऋतु का लिखा एक गीत हो तुम, मुझको झुलाता ख्वाब हो तुम। मधुपल सुहागों के समेटे, मधुपल सुहागों के समेटे एक कपकपाती छुअन हो तुम। मधुपल सुहागों के समेटे एक कपकपाती छुअन हो तुम, और भोर से कुछ ही इधर की मृदु नशा ओढ़े नींद हो तुम। वाह भोर से वाह वाह वाह। कुछ ही इधर की मृदु नशा ओढ़े नींद हो तुम, मुझको झुलाता ख्वाब हो तुम। चांदनी के वक्ष पर लिखा हुआ केसर उकेरा गीत हो तुम। क्या कहने क्या कहने। वाह चांदनी वाह के वाह। वक्ष पर, चांदनी के वक्ष पर लिखा हुआ केसर उकेरा गीत हो तुम, जागते संगमरमर में छुपी न्योता लिए मुमताज हो तुम। चांदनी के वक्ष पर केसर उकेरा गीत हो तुम, जागते संगमरमर में छुपी न्योता लिए मुमताज हो तुम, मुझको झुलाता ख्वाब हो तुम। कोई रात चुकने को चले बस उस पहर का ख्वाब हो तुम, जिसे भोर का ख्वाब कहते हैं। हाय हाय हाय। कोई रात चुकने चले बस उस पहर का ख्वाब हो तुम, और होश खोने से कुछ इधर का चढ़ा हुआ उन्माद हो तुम। वाह 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 वाह। रात चुकने से, जब रात रुक चुकने को चले बस उस पहर का ख्वाब हो तुम, होश खोने से कुछ इधर का चढ़ा हुआ उन्माद हो तुम, मुझको झुलाता ख्वाब हो तुम। अंतिम बंद है इसका। एक नाव में मैं हूं अकेला, एक नाव में मैं हूं अकेला, उस नदी की मझधार हो तुम। वाह एक वाह नाव वाह में, वाह वाह। एक नाव में मैं हूं अकेला, उस नदी की मझधार हो तुम, जब विश्वास मेरा डगमगाए तब हाथ की पतवार भी तुम। वाह। एक नाव में मैं हूं अकेला, उस नदी की मझधार हो तुम, जब विश्वास मेरा डगमगाए उस हाथ की पतवार भी तुम, मुझको झुलाता ख्वाब भी तुम, मुझको झुलाता ख्वाब हो तुम। प्रणाम। वाह 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 वाह। क्या कहने सर, क्या प्रतीकों का प्रयोग करते हैं आप, क्या बिंब उठाते हैं, धन्य हैं आप। सादर, आप जैसे वाह वाह महानुभावों से वाह। सीखता हूं सब। एक बात यहाँ पर और उठती है सर, जी कई बुजुर्गों से संपर्क होता रहता है, तो वो जी श्रृंगार को हेय दृष्टि से क्यों देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके ही प्रश्न का ही ये अन्य एक बिल्कुल। प्रश्न है। एक आम धारणा है कि श्रृंगार रस में लिखना बहुत सहज होता है। किसी सुंदरी का आपने वर्णन कर दिया, उसके गोरे गाल, लाल लाल होंठ, ठोड़ी पर तिल, घने कुंतल, इनका वर्णन कर दिया और श्रृंगार रस हो गया। इतना आसान नहीं है। अगर मुझसे आप पूछे तो श्रृंगार लेखन उस महीन रेखा पर चलने जैसा है, जिसके एक तरफ तो साहित्य है और दूसरी तरफ अश्लीलता। जहां आपका कदम, क्या बात है। वाह। जहां आपका कदम थोड़ा सा इस तरफ पड़ा, आप साहित्य से निकलकर अश्लीलता में आ गए, तब आपका लेखन बहुत सस्ता हो जाता है, उसका स्तर गिर जाता है, और फिर उसे हम और कुछ तो कह सकते हैं लेकिन श्रृंगार रस नहीं कह सकते। मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मानता श्रृंगार रस में लिखना इतना कठिन है। और अगर श्रृंगार रस मान लीजिए असल में घटिया ही है, तो 9 रसों में इसकी गणना क्यों होती है। क्या कहने, क्या कहने सर, क्या कहने, क्या बात है। और वो भी प्रथम स्थान। वाह 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 वाह। बहुत अच्छी बात। तो हो सकता है कि जो हमारी बुजुर्ग पीढ़ी है, उन्होंने श्रृंगार के दूसरे पहलू को ही देखा हो, और जो हो सकता प्रथम है। पहलू है, वास्तव में श्रृंगार लिखना सरल नहीं है, बहुत कठिन आप है, तो डूबना श्रृंगार के पड़ता है। महाज्ञानी हैं।
आपसे अच्छा कौन जान सकता है। अरे सर, क्या कहने। अच्छा, एक चीज और बताइएगा जी। हमारे दर्शकों को कि आज वर्तमान में हिंदी साहित्य की दशा और दिशा की क्या स्थिति है, क्या क्या दशा हो गई है और किस दिशा की तरफ जा रहा है। आदरणीय, कल ही मैं एक परिचर्चा को सुन रहा था, उसमें जो दो विद्वान थे उनकी अगर सारी बातों का निचोड़ निकाल दिया जाए तो वो यही था कि साहित्य का बहुत पतन हो गया है, साहित्य अब उठ नहीं सकता, आजकल जो भी लिख रहे हैं वो सब चवन्नी वाले कवि हैं, उनसे हम कुछ उम्मीद नहीं कर सकते, ये उनका कथन था। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं आज के लिखने वाले उतने ही योग्य हैं, सभी बेशक योग्य ना हो, पहले भी सभी लोग योग्य नहीं थे, हमें उन्हीं लोगों के बारे में पता है जो सबसे ऊपर उठ के थे। आज भी योग्यता है, आज भी ज्ञान है, आज भी कल्पना है, आज भी भावना है, अनुभूति है, अभिव्यक्ति है, सब कुछ है। लेकिन हम आज के परिवेश में किसी सुमित्रा नंदन पंत की कल्पना नहीं कर सकते, हम आज के परिवेश में जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा की कल्पना नहीं कर सकते। कवि हमेशा समाज की भावनाओं का प्रतिबिंब होता है और वो वही लिखता है, उसके मन में वही विचार आते हैं जो उसका परिवेश होता है। अब मुझे बताइए, जहां आप जैसे कवि हो, जहां आप जैसे कवि हो, कौन कहेगा कि साहित्य नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, साहित्य है, बिल्कुल है, लेकिन अगर हम कोई छाया काल रीति काल का चश्मा आंखों पे चढ़ा के देखेंगे तो हमें सब शून्य नजर आएगा। और मुझे पूरा विश्वास है, उस जमाने में मैं नहीं था, लेकिन उस जमाने में भी ऐसे लोग होंगे जो कहते होंगे अरे पहले के जो कवि थे कालिदास थे वो आज कहां। ये चलता रहेगा ऐसा ही, लेकिन साहित्य मैं नहीं मानता आज घटिया हो गया है। फेसबुक ने जरूर अगर 1000 कवि दिए हैं हमें तो उनमें से हो सकता है 10, 15, 20 ही अच्छे हों, लेकिन वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और पहले भी 10, 15, 20 ही थे, पहले भी हजारों में कवि नहीं थे, ये मेरा मानना है। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम सहमत हैं आपकी बात से। लेकिन प्रश्न एक बात का ये उठता है कि जब से ये मंचीय कार्यक्रम होने लगे, मंचीय कवियों ने व्यवसायीकरण कर दिया कविता का, तो क्या कविता का वो स्तर उठा पाएंगे। ऐसी दशा में साहित्य किस दिशा में जा रहा है। आज मैं मानता हूं कि हमारे कवि दो प्रकार के हैं, एक वो जो सृजन करते हैं, लिखते हैं, छपते हैं, और एक जो मंच पर पढ़ते हैं। मंच के कवियों का मुख्य उद्देश्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां बिठाए रखें, उनसे तालियां लेते रहें, जिससे अगले कार्यक्रम में उनकी जो कमाई है या उनकी जो पेमेंट है वो बढ़ जाए कि अरे भाई ये है तो ये लोगों को बांध के रखता है। लिखने वाला कवि हमेशा साहित्य से जुड़ा रहता है, उसकी इच्छा एक ही होती है कि जो उसको पढ़े उसके मुंह से वाह ये निकले। मंचीय कवियों ने स्तर को शायद थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा उन्होंने इसका बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है। आज भी आप दर्शन की कविता पढ़ें, आप गूढ़ कविता पढ़ें, श्रृंगार की कविता पढ़ें, और एक तरफ हास्य की कविता पढ़ें, हास्य की कविता सुनने वाले ज्यादा लोग होंगे, हास्य की कविता सुनाने वाले कवि को ज्यादा पैसे मिलेंगे। और दर्शन कौन सुनना चाहता है, जिंदगी में सभी बड़े बड़े महादार्शनिक हो गए हैं, इससे साहित्य को नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं जो कवि लिखता है वो अपने लिखने से समझौता करता है, बशर्ते हम उन कवियों को देखें जो वास्तव में लिखते हैं। मुझे नहीं लगता आपकी कविता पढ़कर कोई भी कह सकता है ये सस्ती कविता है या आपका साहित्य वैसा नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात की गवाही देता हूं। बहुत खूब, बहुत खूब सर, क्या कहने। हास्य कविता के नाम पर चुटकुलों के पर आधारित कविताएं सुनाना, मंचों पर छा जाना, इसने हमारी समझ में तो काव्य का स्तर बहुत ज्यादा नीचे गिरा दिया है। बिल्कुल, और जो हास्य की कविताएं सुनाते हैं
वो कविता सुनाएंगे 10 मिनट की, उससे पहले चुटकुले सुनाएंगे 20 मिनट। 20 मिनट। तो और वो कविता इसका है ही नहीं। श्रेय भी कवियों को नहीं जाता, इसका श्रेय श्रोताओं को जाता है। वो बेशक, ऐसी घटिया रचना सुनना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। जैसे आप तो नौकरी सर करते हम हैं तो वही करते हैं जो आपका बॉस कहता है, वो नहीं करते जो आपका अंतर्मन कहता है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात। हमारे श्रोता आपसे एक गीत और सुनना चाहते हैं सर, एक श्रीमान, प्यारा सा पहले गीत हो जाए। पहले मैं आपसे एक गीत सुनना चाहता हूँ। अरे आज मैं नहीं सुना सकता हूँ, आज क्यों? आप सुनाए। आप हमारे अतिथि हैं, मैंने आपको आमंत्रित किया है, हम तो सुनाते ही रहते हैं आपके चरणों में बैठकर। आज आप हमारे अतिथि हैं, स्वागत करता हूँ, आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ जी। अ, आप बताइए मैं क्या सुनाऊं, श्रृंगार सुनाऊं या कोई हल्का फुल्का सुनाऊं? सर जो आपकी इच्छा हो, जी। आप तो श्रृंगार के महारथी हैं, जो आपकी इच्छा अ, हो। आज आज मैं आपको एक दर्शन का गीत सुनाता हूं, सामाजिक चेतना लिए वाह हुए। जी। मेघा बरसो तब तक बरसो जब तक मरुथल के कोने में सूखे कुम्हलाए बिरवा के गले पल रहे सारे कांटे गले और टूट ना जाएं। वाह 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 वाह। मेघा बरसो, मेघा बरसो तब तक बरसो जब तक मरुथल के कोने में सूखे कुम्हलाए बिरवा के गले पल रहे सारे कांटे गले और टूट ना जाएं। और वहीं से फूट पड़े फिर सावन के कुछ गीत सुहाने। और वहीं से फूट पड़े सावन के कुछ गीत सुहाने। बहुत मेघा सुंदर। तुम तब तक बरसोगे, मेघा तुम तब तक बरसोगे जब तक क्षितिजों पर बल खाता विष भरा हुआ काला भुजंग तेरे उफान में ना खो दे अपना सारा कालकूट और खिला दे वीर बहूटी सपने। मेघा, मेघा तुम तब तक जी बरसोगे जब तक क्षितिजों पर बल खाता काला विष भरा हुआ काला भुजंग तेरे उफान में ना खो दे अपना सारा कालकूट और खिला दे वीर बहूटी सपने। मेघा, मेघा तुम तब तक बरसोगे जब तक किसी प्रिया के विरही आंसू खो ना दे अपना खारापन। मेघा तुम तब तक बरसोगे जब तक किसी प्रिया के विरही आंसू खो ना दे अपना खारापन और धुले गालों पर फिर से रंग जोगिया के खिल जाएं तानपुरे के बनकर सपने। जी। और धुले गालों पर फिर से रंग जोगिया के खिल जाएं तानपुरे के बनकर सपने। तुम तब तक बरसोगे जब तक ठूंठ हुए सूखे बरगद के छुपे हुए कोटर में सहमे बच्चे इंद्रधनुष ना छू लें। तुम तब तक बरसोगे जब तक ठूंठ हुए सूखे बरगद के छुपे हुए कोटर में सहमे बच्चे इंद्रधनुष ना छू लें। सहमे से तरसे बैठे हैं उनका वेग न थमने देना फिर तुम उनके पांख सुखाकर हवा चला दो उन्हें उड़ा दो पंख बांध कर नूतन सपने उनका वेग न थमने देना, उनका वेग न थमने देना। बहुत सुंदर, क्या कहने क्या कहने। वाह 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 वाह। आपको सुनकर मुझे अपने काव्य गुरु की का एक दोहा याद आ जाता है जी। कि कविता में अनिवार्य है कथ्य शिल्प लय छंद, वाह, ज्यों गुलाब में रूप रस गंध और मकरंद। क्या ज्यों बात है, गुलाब क्या में बात है। रूप रस गंध और मकरंद। बहुत बहुत सुंदर सुंदर, लेखन, बहुत सुंदर। आपकी लेखनी को नमन करता हूँ। इसी बीच में बहन शशि श्रोत्रेय जी उपस्थित हो गई हैं, क्या बात। आदरणीय सदानंद कबीश्वर जी उपस्थित हो गए हैं। सदानंद कबीश्वर जी फरमाइश कर रहे हैं कि एक छंद मुक्त कविता हो जाए। छंद मुक्त कविता, ठीक है। मैंने एक बिल्कुल नई कविता लिखी है, वही सुनाता हूं। वैसे मैं छंद मुक्त बहुत कम लिखता हूं। बस
एक लड़की कच्ची कैरी सी, जी। एक लड़की कच्ची कैरी सी, कच्ची कच्ची कैरी की वो खट्टी सी सिसकारी सी। एक लड़की कच्ची कैरी सी, कच्ची कच्ची कैरी की वो खट्टी सी सिसकारी सी। एक लड़की कच्ची कैरी सी, कहीं कहीं से मीठी भी और कहीं से खट्टी भी, कहीं कहीं से मीठी भी और कहीं से खट्टी भी, वो लड़की कच्ची कैरी सी। वाह होंठ भले वाह 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 मीठे वाह। हैं, होंठ भले मीठे हैं, चिकनाई चिकनी नरमाई लिए हुए, शहद की कुप्पी जैसे मिटे हुए रहते हैं। क्या होंठ भले कहने। मीठे हैं, होंठ भले मीठे हैं, चिकनी नरमाई लिए हुए, शहद की कुप्पी जैसे मिटे हुए रहते हैं। उनको अपने होठों से बस एक बार खोला था, उनको अपने होठों से बस एक बार खोला था, तब से मीठा होकर मैं भी कुछ कुछ खटा गया हूं। उनको अपने होठों से बस एक बार खोला था, तब से मीठा होकर मैं भी कुछ कुछ खटा गया हूं। सिहरन उतर गई है पूरे तन में, सिहरन उतर गई है पूरे तन में, सिहर रहे हैं होंठ जीभ और शब्द अभी तक, सिहर रहे हैं होंठ जीभ और शब्द अभी तक, वो लड़की कच्ची कैरी सी। श्वेत नमक उसके तन पर छितराया है, श्वेत नमक उसके तन पर छितराया है, और आंखें हैं लौंगी मिर्ची सी तीखी। श्वेत नमक उसके तन पर छितराया है और आंखें हैं लौंगी मिर्ची सी तीखी। नमक उसी का, मिर्च उसी की, और कैरी भी वो ही। नमक उसी का, मिर्च उसी की, और कैरी भी वो ही। आमंत्रण देती है बढ़कर चख लूं उसको, आमंत्रण देती है बढ़कर चख लूं उसको, वो लड़की कच्ची कैरी सी। कैरी कच्ची है, कसा हुआ तन है, कैरी कच्ची है, कसा हुआ तन है, पर मन गुठली सा कोमल। कच्ची कैरी है, कसा हुआ तन है, पर मन गुठली सा कोमल। कचर कचर कचराया रेशा रेशा सा, मन गुठली सा कोमल, कचर कचर कचराया रेशा रेशा सा। कण कण में जैसे महुआ है रचा हुआ, कण कण में जैसे महुआ है रचा हुआ, मधुशाला का मधु तमाम उसकी सांसों में बसा हुआ, वो लड़की कच्ची कैरी सी। गालों पर कुछ कुछ पकने की नरमाई है, कैरी जैसे जैसे पकती जाती है उसका रंग बदलता है, उसका उसमें नरमी आ जाती है। गालों पर कुछ कुछ पकने की नरमाई है, रंग सिंदूरी हौले हौले उतर रहा है। गालों पर कुछ कुछ पकने की गरमाई है, रंग सिंदूरी हौले हौले उतर रहा है। गाल मलाई बर्फ सरीखे, गाल मलाई बर्फ सरीखे, बिन कुछ बोले भरमाते हैं। गाल मलाई बर्फ सरीखे, बिन बोले कुछ भरमाते हैं। जाने क्या क्या कह जाते हैं, वो लड़की कच्ची कैरी सी। दिखने में वो कई कैरियां अमराई में, कई कैरियां अमराई में, पर वो बहुत निराली है। कई कैरियां अमराई में, पर वो बहुत निराली है। दिखने में वो मन भावन है, आंखों की हरियाली है। कई कैरियां अमराई में, पर वो बहुत निराली है। दिखने में वो मन भावन है, आंखों की हरियाली है। सम्मोहन है अद्भुत, सम्मोहन है अद्भुत, उसकी काट नहीं दिखती कोई। सम्मोहन है अद्भुत, उसकी काट नहीं दिखती कोई। बढ़कर दांत गड़ाने की मन में है सुधियां जाई। सम्मोहन है अद्भुत, उसकी काट नहीं दिखती कोई। बढ़कर दांत गड़ाने की मन में है सुधियां जाई। फिर भी मैं बस दूर खड़ा उसे देखता रहता हूं। फिर भी मैं बस दूर खड़ा उसे देखता रहता हूं।
मन ही मन उसकी खटास की आस जगाए रखता हूं, फिर भी मैं बस दूर खड़ा उसे देखता रहता हूं। मन ही मन उसकी खटास की चाह जगाए रखता हूं। अद्भुत है वो लड़की कच्ची कैरी सी, अद्भुत है वो लड़की कच्ची कैरी सी, जाने कैसी कैसी है वो लड़की कच्ची कैरी सी, वो लड़की कच्ची कैरी सी। एक छंद मुक्त कविता सदानंद जी के आग्रह पर सुनाई मैंने। लगता है आदरणीय शांडिल्य जी का नेट कनेक्शन टूट चुका है। अब मैं कुछ कहना चाहूंगा आज के नवांकुरों से, जो लोग नए नए लिख रहे हैं, अभी लिखना शुरू किया है, उनके भी मन में बहुत इच्छा होती है कि लोग उन्हें सुने, मंच पर सुने, ऑनलाइन सुने, तालियां बजाएं, उन्हें अच्छे अच्छे कमेंट मिले। लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए। किसी भी उपलब्धि के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं हो सकता। जितना पढ़ सकते हैं दूसरों को पढ़िए, जितना सुन सकते हैं दूसरों को सुनिए। जहां आपको आनंद आता है उन भावनाओं में विचरिए और फिर लिखिए, ईमानदारी से लिखिए। कोई क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करता है, इसलिए आप भी मत कीजिए। जो आपको ठीक लगता है वो आप करिए, लिखिए, लिखने के बाद कुछ रुकिए, उसे पढ़िए, जो दुरुस्ती करनी है करिए, और फिर उसे कहीं भी प्रकाशन के लिए भेजिए, पोस्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए। कोई कारण नहीं है कि आप किसी से पीछे छूटे, कोई कारण नहीं है कि आप प्रसिद्ध ना हो सके। दादा आ गए हैं जी। दादा, मैं अभी कुछ नए नवांकुरों को अपना एक छोटा सा जो मैंने अनुभव से सीखा है वो बता रहा था। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। हमारे नवांकुरों में सबसे बड़ी कमी है सर कि वो साहित्य का अध्ययन नहीं करते हैं। मैंने यही तो कहा। जो जी चाहता है लिखते चले जाते हैं। बिल्कुल। और हमारी समझ में तो ये है कि जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे तो लिखेंगे क्या। बिल्कुल सही बात कही आपने। अगर आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो आपको हक मिलता है सिर्फ 5 मिनट लिखने का। जी, बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया आज हमारे पटल को। हम लोग धन्य हो गए। प्रतिभा काव्य मंजूषा पटल पुनः आपका एक बार और आभार अभिनंदन करते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आपने कीमती समय दिया, ये हमारे लिए और हमारे पटल के सभी पदाधिकारियों के लिए गौरव की बात है। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। मैं इस पटल का, आदरणीय प्रतिभा कुमारी जी का और आदरणीय शांडिल्य दादा आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझ जैसे एक महत्वहीन व्यक्ति को, एक जो अभी तक लिखना सीख रहा है उस व्यक्ति को इतना सम्मान दिया, अपने पटल पर बुलाया, मुझे अपने भाव प्रकट करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखता रहूंगा। प्रणाम। प्रणाम सर।